अफगानिस्तान में तालिबान की जीत को दुनिया भर की कट्टरवादी इस्लामिक ताकतें अपनी जीत मान रही हैं। अल-कायदा और आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन अब जश्न मना रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि ये तो बस एक शुरुआत है। वो उन सब देशों में जहां जहां मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं इसी तरह का जिहाद अब शुरू कर देंगे। आपको याद होगा अल-कायदा ने तो बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि अब यही शुरुआत वो कश्मीर में भी करेंगे, कश्मीर को भी आज़ाद करेंगे। दुनिया के बड़े बड़े देश, खासतौर पर पश्चिमी देश, चुपचाप ये सब कुछ होते हुए देख रहे हैं क्योंकि कोई कुछ कर नहीं सकता। वो शायद इस गलतफहमी में है कि इस आग की लपटें वहां तक नहीं पहुंचेंगी। वो शायद ये सोच रहे हैं कि अफगानिस्तान तो उनके देश से बहुत दूर है। लेकिन आज हम न्यूजीलैंड से आई एक खबर के बारे में आपको बताएंगे और वो ये कि आतंकवाद की ये आग दुनिया में कहीं भी, किसी भी कोने में, किसी भी व्यक्ति तक पहुंच सकती है। आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में एक सुपरमार्केट में आईएसआईएस के एक आतंकवादी ने लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत काफी गंभीर है। आप इस हमले का 20 सेकंड का ये वीडियो देखिए जो हमारे पास आया है। यह आपको बताएगा कि आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं है, किसी एक धर्म की समस्या नहीं है। ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और ये सब कुछ जो आप यहाँ देख रहे हैं ये किसी दिन आपके आसपास के बाजार में, सुपरमार्केट में, मॉल में, आपके पड़ोस में कहीं भी हो सकता है। Oh my God, Jake. Oh, bro. Oh, no. Oh, bro, look what happened, bro. What happened today was despicable. It was hateful. It was wrong. It was carried out by an individual, not a faith, not a culture, not an ethnicity, but an individual person who was gripped by ideology that is not supported here by anyone or any community. He alone carries the responsibility for these acts. Let that be where the judgment falls. न्यूजीलैंड की सुरक्षा एजेंसियों ने इस आतंकवादी का नाम तो नहीं बताया है, लेकिन यह हमलावर वर्ष 2011 में श्रीलंका से न्यूजीलैंड आया था और ये एक शरणार्थी था। लेकिन बाद में वर्ष 2016 में इसने आतंकवादी संगठन आईएसआईएस को ज्वाइन कर लिया और यह आतंकवादी बन गया। और सोचिए 2016 से लेकर अब तक ये एक आतंकवादी के भेष में वहां रह रहा होगा, घूम रहा होगा और हो सकता है इसने न जाने वहां क्या क्या किया होगा। आज से कुछ साल पहले तक दुनिया के जिन भी देशों ने अपने यहाँ शरणार्थियों को जगह दी है, वहां अब इस्लाम और दूसरे धर्मों के बीच जबरदस्त टकराव हो रहा है और इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा भी इन देशों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। 2020 में दुनिया में कुल मिलाकर 2 करोड़ 64 लाख शरणार्थी थे। ये संख्या इतनी है कि इसमें न्यूजीलैंड जैसे 5 देश बन सकते हैं। इन 2 करोड़ 64 लाख शरणार्थियों में से भी 50% से ज्यादा शरणार्थी अफगानिस्तान, इराक और सीरिया जैसे मुस्लिम देशों के हैं, जहां जिहाद के नाम पर संघर्ष चल रहा है। यूरोप समेत कई देशों ने कुछ साल पहले तक इन शरणार्थियों को बड़ा दिल दिखाते हुए अपने यहां पनाह दी, लेकिन बाद में यही शरणार्थी उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए क्योंकि ये अपने लिए अधिकार मांगने लगे, अपने हक मांगने लगे और इनके जो अधिकार और हक थे वो ये कहते थे वो वहां के लोकल लोगों से भी ज्यादा अधिकार मांग रहे थे। उदाहरण के लिए फ्रांस में आज से कई साल पहले हजारों मुस्लिम शरणार्थियों को शरण दी गई, लेकिन कुछ सालों के बाद इन लोगों ने अपने लिए एक अलग शिक्षा, अलग पूजा पद्धति के अधिकार की मांग शुरू कर दी। लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने की जगह घरों में ही मदरसा शिक्षा देना शुरू कर दिया और फ्रांस में इस वजह से धार्मिक उन्माद बढ़ गया क्योंकि थोड़े दिन के बाद, शुरू में तो ये शरणार्थी थे, बाद में ये शरणार्थी वहां के मालिक बनने की कोशिश करने लगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमारे जो अधिकार हैं वो यहाँ के लोगों से भी ज्यादा होने चाहिए और उसके बाद इन्होंने, जैसा कि बहुत सारे लोग करते हैं, फ्रीडम को एक बहुत बड़ा इशू बना लिया। वहां इन्होंने आज़ादी के नाम पर अपने लिए अलग पूजा की जगह, अपने लिए अलग स्कूल, अपने लिए अलग अलग अधिकार, ये सब मांगने शुरू कर दिए और ये सब मांगा इन्होंने इसलिए क्योंकि ये मानते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हिस्सा है, इन्हें हर चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए। इस स्थिति से निपटने के लिए फ्रांस को इसी साल एक नया कानून लाना पड़ा जिसके तहत उसने ऐसे तमाम शरणार्थियों को उस कानून के दायरे में लाकर इन्हें अनुशासन में लाने की कोशिश की।
यूरोप की तरह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही हुआ। 2019 में न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में मस्जिदों पर हमले हुए थे, जिसके बाद पता चला कि वहां भी अब इस्लाम और ईसाई धर्म के लोगों के बीच टकराव बढ़ गया है। आज ये सभी देश मुस्लिम देशों के शरणार्थियों से इतना डर चुके हैं कि उनके लिए इन्होंने अपने नियम अब और कड़े कर दिए हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका ने कहा है कि वो अफगान शरणार्थियों को अपने यहाँ जगह नहीं देगा। फ्रांस ने कहा है कि वो अब बहुत ही गिने चुने लोगों को ही शरण देगा और इन लोगों की भी पूरी पहले जांच करेगा। रशिया तालिबान का साथ जरूर दे रहा है, लेकिन अफगान शरणार्थियों को अपने देश में जगह देने से उसने साफ इनकार कर दिया है। स्विट्जरलैंड ने भी कुछ ही शरणार्थियों को आने देने की बात कही है और टर्की तो एक मुस्लिम देश होते हुए भी अपने देश में शरणार्थियों को आने से रोकने के लिए 295 किलोमीटर लंबी एक दीवार बना रहा है। यहां पर एक बड़ी बात यह है कि यूरोपीय देश तो इसलिए नहीं आने दे रहे क्योंकि वो डर चुके हैं और उन सरकारों का अपने ही देशों में अब इस वजह से बहुत विरोध हो रहा है, इसलिए वो डर गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस समय जितने भी इस्लामिक देश हैं, जो मुस्लिम देश हैं, जहां पर इस्लाम के नाम पर सरकारें चल रही हैं, वो भी अफगानिस्तान के इन शरणार्थियों को अपने देश में आने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। अब आपके सामने जो बड़ा सवाल है, जो हम हर रोज बताते हैं, वो ये कि असली इस्लाम क्या है? असली इस्लाम तालिबान के साथ है या असली इस्लाम अफगानिस्तान के उन बेचारे उन नागरिकों के साथ है, उन लोगों के साथ है जो इस समय अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं? इस्लाम किसका साथ देगा? अल्लाह इन दोनों में से किसका साथ देगा? क्योंकि दोनों ही मुसलमान हैं, दोनों ही इस्लाम को मानते हैं। और पूरी दुनिया किसका साथ देगी? ऐसा अभी लगता है कि पूरी दुनिया इस समय तालिबान का ही साथ दे रही है। इन देशों के इस रुख की सबसे बड़ी वजह है इस्लामिक कट्टरवाद। हालांकि इन देशों को आज भी लगता है, जो पश्चिमी देश हैं उनकी बात कर रहे हैं, कि शरणार्थियों को रोककर ये ऐसी ताकतों से बच सकते हैं, जबकि सच ये है कि इसकी आग दुनिया में अब कहीं भी पहुंच सकती है। सोचिए, न्यूजीलैंड जैसा देश, अगर उनके यहां कोविड से एक व्यक्ति की भी मौत हो जाती है तो वो अपने पूरे देश में लॉकडाउन कर देते हैं। उनके यहां एक भी नया कोविड का केस आ जाता है तो वो अपने पूरे के पूरे शहर बंद कर देते हैं, लॉकडाउन कर देते हैं, फ्लाइट्स बंद कर देते हैं, आने जाने पर पाबंदी लगा देते हैं। कोविड को लेकर जिस तरह के लॉकडाउन हो रहे हैं, क्या हम आतंकवाद को लेकर इस तरह के लॉकडाउन नहीं लगा सकते? आज ये बड़ा सवाल हम पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं। क्या आतंकवाद को लेकर भी अब लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता आ गई है? Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.